स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम पिछले सेशन में एसी मशीन 2020 का क्वेश्चन का पेपर सोल्यूशन कराए थे, जो कि SBTE के द्वारा 2020 में कंडक्ट कराया गया था। तो आज का जो हमारा यह सेशन है वह एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन है। यहाँ पर हम यूटिलाइजेशन का 2020 का जो एग्ज़ाम स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था उसके पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में मिनिमम ऑब्जेक्टिव में कम से कम आपके 16, 17, 18, अगर बहुत अच्छा से देखेंगे तो आप 20 में मिनिमम 18 मार्क्स तो ज़रूर ले आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा आता है वो रिपीट होता है और हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब एक क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो मिनिमम उससे आप 2 या 3 क्वेश्चन आप एक ही क्वेश्चन से डील हो जाता है। तो इस बार का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही तगड़ा सेशन है, तो इस सेशन को आप कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पर लिखा भी गया है अब कि पप्पू भी पास हो जाएगा, मतलब किसी भी हालत में जो भी अभी तक नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, उनको भी इस बार पास करा दिया जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव सेशन के थ्रू हम उनको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाइट क्या है। तो लाइट का 2 नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है। तो हमें जो पढ़ना है वो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का होता है। लाइट जो हमें पढ़ना है उसका नेचर है वेव, तो लाइट हमारा वेव नेचर का होता है। दूसरा क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट कैंडेला होता है। और यह डिक्टो क्वेश्चन सेम टू सेम 2018 में पूछा गया था सारे ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में लाइट जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो आयोनाइजेशन ऑफ गैस और वेपर के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस एंड वेपर। यहाँ पर गैस और कौन कौन सा गैस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप पे यूज होता है, तो आप लोग लिख लें इसको भी। तो ये होता है, एक नियॉन गैस होता है, दूसरा मरकरी होता है, तीसरा हमारा जो होता है वो सोडियम होता है। तो यह 3 गैस का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें कह रहा है द सॉलिड एंगल सस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। कह रहा है कि सॉलिड एंगल क्या सस्टेंड होगा हेमिस्फीयर जिसका रेडियस आर है उस पर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा, इसका राइट आंसर हमारा है 2 पाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल ओमेगा बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। तो इसका एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। जब करेंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2 पाई। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि फ्लड लाइटनिंग इज नॉट यूज फॉर। फ्लड लाइटनिंग कहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, तो इसमें फ्लड लाइटनिंग इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यूज होता है, एडवर्टाइजिंग पर्पस में भी यूज होता है, और एस्थेटिक पर्पस मतलब सौंदर्य, किसी भी चीज़ कोई भी मूर्ति होता है, कोई बड़ा स्टैचू होता है तो उसको उस पर फ्लड लाइटनिंग का उपयोग करके उसके सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम लोग फ्लड लाइटनिंग का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन फ्लड लाइटनिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में चेंज कर देना चाहिए, नॉट को नहीं रखना चाहिए, तब हमारा हो जाता है एनी ऑफ दी अबव, इन सभी में यूज होता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो, इसमें फ्लड लाइटिंग यहाँ पर जब नॉट नहीं रहेगा तब उस कंडीशन में इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एनी ऑफ दी अबव, तीनों केस में होता है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन फैक्टर डिपेंड ऑन। यूटिलाइजेशन फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारा जो होता है वो साइज ऑफ रूम पर भी डिपेंड करता है, स्पेस हाइट रेशियो ऑफ लैंप कितना ऊंचाई पर लगाया हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, हमारे दीवार का जो वाल है और सीलिंग है वो किस कलर का किया हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूटिलाइजेशन फैक्टर इन तीनों पर डिपेंड करता है। तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि हीट इज ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यह हीट जो है वो इन चारों ऑप्शन में से किसमें जो है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के थ्रू होता है, तो वो होता है हमारा इनसाइड बॉयलर फर्नेस। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7 का सी, इनसाइड बॉयलर फर्नेस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन केस ऑफ इमर्जन टाइप वाटर हीटर द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय। कराए इमर्जन टाइप वाटर हीटर में हीट किस मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो वो हमारा होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन में होता क्या है, तो यह है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ सब्सटेंस और फ्लूइड। इसमें क्या होता है
कि जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का वो एक्चुअल मूवमेंट होता है सब्सटेंस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। जैसे कि जब इमर्जन रड को हम पानी में डालेंगे तो जितना हीट होगा इमर्जन रड उतना ही वो पानी होगा गर्म होगा। वहाँ पर क्या है कि वो वहाँ हीट जो होता है उसके कारण उससे जो मॉलिक्यूल गर्म मॉलिक्यूल निकलेगा, जितना मॉलिक्यूल निकलेगा उतना वो पानी गर्म होगा। तो इस केस में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है द मटेरियल यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट फॉर अ फर्नेस शुड हैव। कह रहा है मटेरियल जो हीटिंग एलिमेंट कह रहा है मटेरियल यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट फॉर फर्नेस। फर्नेस में जो मटेरियल यूज होता है हीटिंग एलिमेंट के लिए उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो उसका पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो हाई रेजिस्टिविटी उसमें होना चाहिए, हाई रेजिस्टिव होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका कुछ और प्रॉपर्टीज है वो देख लीजिए कि ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, नॉन कोरेसिव होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि फॉर हीटिंग द इलेक्ट्रोड यूज्ड आर मेड अप ऑफ। हीटिंग के केस में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख देना चाहिए था इसको कि द आर्क फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर यूज्ड ऑफ ग्रेफाइट। वहाँ पर हम यूज जो करते हैं ग्रेफाइट या कार्बन का यूज करते हैं। और इसमें एक बात और इसमें देख लीजिए कि इसमें जो टेम्परेचर रेंज इसका जो होता है वो 3000 सेंटीग्रेड से 3500 सेंटीग्रेड होता है, मतलब 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। डाइलेक्ट्रिक लॉस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो ये तो वन लाइनर डायरेक्ट याद करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर। रेजिस्टेंट वेल्डिंग किस में यूज नहीं होता है। डिक्टो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, सेम टू सेम। इसका राइट आंसर हमारा है वो डाइलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस बेसिकली डिपेंड ऑन। स्पॉट वेल्डिंग जो है वो किस पर डिपेंड करता है। तो स्पॉट वेल्डिंग जो है वह जो है जनरेशन ऑफ हीट, एप्लीकेशन ऑफ फॉरगिंग प्रेशर, बोथ ए एंड बी या ओमिक रेजिस्टेंस। इसका राइट आंसर हमारा जो है वो है बोथ। जनरेशन ऑफ हीट पर भी करता है डिपेंड और एप्लीकेशन ऑफ फॉरगिंग प्रेशर पर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग द करेंट रेंज इज यूजुअली। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो करंट का रेंज होता है वो क्या आता है। तो 15 to 1000 एम्पियर होता है, क्योंकि यहाँ पर हमको आर्क वेल्डिंग के लिए आर्क के केस में हमको करंट का वैल्यू ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 15 द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन वेल्डिंग सेट इज। ट्रांसफॉर्मर जो वेल्डिंग सेट में यूज होता है वो कौन सा होता है। तो वो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, क्योंकि वेल्डिंग के केस में हमको क्या चाहिए वोल्टेज कम चाहिए और करंट जो है वोल्टेज हमको कम चाहिए और करंट का जो वैल्यू है आई का वैल्यू वो हाई चाहिए। तो यह जो केस है वह स्टेप डाउन ही हमको देता है। यहाँ पर स्टेप डाउन में वोल्टेज कम मिलता है और करंट ज़्यादा मिलता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है द बेसिक एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव आर। बेसिक एलिमेंट क्या है इलेक्ट्रिक ड्राइव का। यह भी क्वेश्चन डिक्टो 2018 का पूछा गया है, सेम टू सेम। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 17 डीसी मोटर हैज। डीसी मोटर के पास क्या होता है, व्हाट डीसी मोटर में क्या होता है। तो ऑलमोस्ट इसका जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका जो टॉर्क होता है वो लो होता है, इसमें लो टॉर्क होता है, हाई टॉर्क नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा भी गलत है। कह रहा है टॉर्क वेरिंग नियरली स्क्वायर ऑफ करंट, ये भी नहीं होता है। डेंजरसली हाई स्पीड एट नो लोड, ये भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड। इसीलिए इसका उपयोग जो है हम लोग बेल्ट ड्राइव में करते हैं। बेल्ट ड्राइव के केस में हम लोग डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कर रहा है द मोटर यूज्ड इन एलिवेटर। मोटर जो एलिवेटर में यूज होता है वो कौन सा मोटर है। तो पहला ऑप्शन है 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड शेडर पोल मोटर। हमारा राइट आंसर होगा इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग हम लोग एलिवेटर में करते हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन प्लगिंग ऑफ डीसी मोटर। प्लगिंग डीसी मोटर में जो प्लगिंग हम एक ब्रेकिंग का मेथड है ये प्लगिंग, तो प्लगिंग करते हैं इसमें हम क्या करते हैं। तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि इसके आर्मेचर का जो कनेक्शन होता है उसको हम रिवर्स कर देते हैं, जिसके कारण कि जो मोटर है वो रुक जाता है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनेक्शन ऑफ आर्मेचर आर रिवर्स्ड।
अब हम लोग चलते हैं इस सेशन के सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है क्वेश्चन नंबर 20। तो कह रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर आर यूजुअली चार्ज्ड एट, कह रहा है डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो उसको जो है किस तरह का टेरिफ चार्ज हम लोग करते हैं। तो उसका राइट आंसर हमारा है 2 पार्ट टेरिफ, या इसी को हम लोग ब्लॉक रेट टेरिफ भी कहते हैं, ब्लॉक रेट टेरिफ। यहाँ ऑप्शन में ब्लॉक रेट अगर टेरिफ होता तो हमारा राइट आंसर होता ब्लॉक रेट टेरिफ। तो यह था हमारा आज का सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में फॉरवर्ड करें, ताकि सारे को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि एक क्रेजी पॉलिटेक्निक चैनल पर पूरा का पूरा क्वेश्चन जो 2018 से लेकर 2020 तक का जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है उसका सारा डिस्कशन आपको हम करा देंगे। अगर टाइम और मिला तो हम साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लिखने का, उसको किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरह से एग्जाम में हम लिखेंगे, उसके तरीकों को भी हम यहाँ पर बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।